हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आपका कैरियर प्लानिंग की लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आपको पता है हमने जो सीडीपी के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई थी सीडीपी की, उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था लर्निंग का। कल हमने किया था जो लर्निंग की डिसेबिलिटीज होती हैं वो की थी। आज हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और कर्व ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम के वक्र, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, इसके अंदर दो भागों में बांटा गया है। मुख्य प्रकार बताए हैं और जो अदर प्रकार बताए हैं। मुख्य प्रकार में अंदर आता है पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। ठीक है, और अदर अदर जो प्रकार हैं उसके अंदर आएगा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर और सीक्वेंशियल ट्रांसफर और जो बायलिटरल ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं। इनको दो भागों में बांटा है, मुख्य प्रकार और अन्य प्रकार। अन्य प्रकार मुख्य प्रकार के अंदर आएगा पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर, ऋणात्मक स्थानांतरण और जीरो ट्रांसफर। ठीक है, मुख्य प्रकार पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। अन्य प्रकार के अंदर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, सीक्वेंशियल ट्रांसफर, सीक्वेंशियल 4th होगा इसमें बायलिटरल ट्रांसफर। ठीक है, हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंदर ये इन टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, मुख्य प्रकार के अंदर पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। ओके, अन्य प्रकार यानी कि अदर टाइप्स हमारे हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, इसके अंदर ये हम इसको बोलेंगे क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, वर्टिकल को हम बोलेंगे ऊर्ध्व स्थानांतरण। ठीक है, सीक्वेंशियल को हम बोलेंगे, जो सीक्वेंस में होता है उसको हम बोलते हैं कि अनुक्रमिक स्थानांतरण। ठीक है, बायलिटरल ट्रांसफर को हम बोलेंगे जो द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। जो धनात्मक स्थानांतरण होता है उसको आप समझिए, पहले जो सीखा हुआ ज्ञान होता है और बाद के जो सीखे हुए ज्ञान के अंदर वो पहले वाला ज्ञान उसमें सहायक होता है, उसको हम कहेंगे स्थानांतरण। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, और नेगेटिव ट्रांसफर होता है, पहले वाला ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम बाद में ज्ञान सीखते हैं वो पहले वाला ज्ञान बाद वाले ज्ञान में क्या होता है, बाधक होता है, यानी कि उसको जो है कठिनाई पहुंचाता है। ठीक है, उसमें वो बाधा पहुंचाता है। और जीरो ट्रांसफर, इसके अंदर जो है पहले सीखा हुआ ज्ञान बाद में सीखे हुए ज्ञान में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधा पहुंचाता है। देखिए, पहले सीखा हुआ ज्ञान का ये है दूसरे, जो बाद में सीखेंगे, बाद में सीखा हुआ ज्ञान। देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफर, पहले सीखा हुआ ज्ञान जो है बाद में सीखे हुए ज्ञान में सहायक हो। अगर ये सहायक होगा, हेल्पफुल होगा, तो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। ठीक है, पहले सीखा हुआ ज्ञान बाद के सीखे हुए ज्ञान में हेल्पफुल होगा तो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, गणित सीख लिया। ठीक है, आपने मैथ को सीख लिया, मैथ सीखने के बाद आप फिजिक्स सीखोगे, मैथ सीखने के बाद आप फिजिक्स सीखोगे, तो जो फिजिक्स के अंदर जो मैथ के रूल है वो सहायक होंगे। ठीक है, वो हमारे मैथ के जो रूल है फिजिक्स के अंदर काम आएंगे। ठीक है, तो कौन सा ट्रांसफर हो गया, पॉजिटिव ट्रांसफर। जैसे आप लगा लो टेनिस सीख लिया आपने पहले, उसके बाद आप बैडमिंटन सीखेंगे, तो ठीक है, टेनिस सीखना जो है बाद वाले बैडमिंटन में सहायक होगा। ठीक है, जैसे आपने हिंदी व्याकरण को सीख लिया, ठीक है,
उसके बाद आप जो उसके बाद आप संस्कृत व्याकरण सीख रहे हो, ठीक है। हिंदी व्याकरण सीखा हुआ पहला ज्ञान जो है वो बाद वाले जो संस्कृत सीख रहे हो आप, संस्कृत व्याकरण, उसमें सहायक होगा। तो ये क्या है, सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। अब हम करेंगे नेगेटिव ट्रांसफर, यानी कि पहले जो सीखा हुआ ज्ञान है वो बाद में सीखे हुए ज्ञान में बाधा पहुंचाए, ठीक है। अगर वो बाधा पहुंचाएगा तो कौन सा ज्ञान होगा, नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है। जैसे कि आपने पहले इंग्लिश इंग्लिश में टाइपिंग करना सीख लिया, ठीक है। उसके बाद आप हिंदी में टाइपिंग करना सीखते हो, हिंदी में टाइपिंग करना आप सीखते हो, तो फिर वो इंग्लिश में सीखा हुआ जो टाइपिंग है वो बाद वाले जो हिंदी में सीखेंगे तो उसमें वो बाधा पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे कि आप कौन सा ए लेटर दबा रहे हो, तो फिर उसकी जगह पे इंग्लिश वाला, यानी कि आप लेटर दबा रहे हो, उसके बाद में आप लेटर दबाओगे, मतलब आप हैबिचुअल हो जाते हो, ठीक है। दोनों आपस में क्या करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है। या फिर आप ये मान लो, जो हीरो की स्प्लेंडर बाइक होती है उसमें जो गियर होते हैं वो पीछे की साइड लगते हैं, ठीक है। और जो बजाज की प्लेटिना होती है उसमें जो गियर है वो आगे की साइड लगते हैं, ठीक है। जो जिसने हीरो की बाइक चला ली उसके बाद वो बजाज की जो प्लेटिना बाइक चलाएगा तो उसको बाधा पहुंचाएगा, क्योंकि उसको आदत है पीछे की गियर लगाने की और उसमें लगाने होते हैं आगे, ठीक है। तो उसमें वो बाधा पहुंचाएगा। ओके, तो आगे हम करेंगे जीरो ट्रांसफर, यानी कि जो पहले सीखा हुआ ज्ञान होता है और बाद में सीखा हुआ ज्ञान, ना तो वो बाधा पहुंचाता है बाद वाले ज्ञान के अंदर और ना ही वो सहायक होता है, ठीक है। जैसे कि आपने टाइपिंग करना सीख लिया, उसके बाद आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, यानी कि दोनों आपस में ना तो सहायक होंगे और ना ही बाधा पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप ने हिंदी व्याकरण सीख लिया, उसके बाद आप बाइक चला रहे हो, तो फिर आपका ना तो इसमें कोई सहायक होगा हिंदी व्याकरण का ज्ञान जो बाइक चलाने में, और ना ही उसको बाधा पहुंचाएगा। तो ये क्या है, जीरो ट्रांसफर, ठीक है। तो आपका हमारा होता है 3 टाइप के जो ट्रांसफर होते हैं हमने वो किए, धनात्मक, हिंदी में बोलेंगे धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और जीरो स्थानांतरण, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं अदर टाइप्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अदर टाइप्स कौन कौन से होंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर यानी कि क्षैतिज अंतरण, वर्टिकल अंतरण यानी कि ऊर्ध्व अंतरण, सीक्वेंशियल ट्रांसफर यानी कि अनुक्रमिक अंतरण, बाइलिटरल ट्रांसफर यानी कि द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है। देखेंगे इसको। हॉरिजेंटल अंतरण क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई स्थिति है उसमें अज्ञान को अर्जित कर लिया, ठीक है। अर्जित ज्ञान को हम उसी प्रकार की सेम परिस्थिति में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उसी समान परिस्थिति उस ज्ञान को लागू करते हैं, ठीक है। क्या होता है क्षैतिज अंतरण, जैसे कि पहले हमने किसी भी परिस्थिति में ज्ञान को अर्जित कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम उसी प्रकार की सेम परिस्थिति में उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसी ज्ञान का। जैसे कि हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे कि सेम सिचुएशन होगी, ठीक है। जैसे आपने स्कूटी से बाइक चलाना सीख लिया, ठीक है। स्कूटी से आपने बाइक चलाना सीख लिया, ठीक है। कैरी वाले सम करते हो, जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, एक कैरी वाले सम से आपने 2 कैरी वाले सम सिखा दिए, ठीक है। एक कैरी वाले सम से आपने 2 कैरी वाले सम सिखा दिए। और जो गणित के जो सूत्र होते हैं, जो गणित के फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज हम फिजिक्स में करते हैं, भौतिकी, ठीक है, भौतिकी के अंदर करते हैं। तो देखिए एक बार, क्षैतिज अंतरण क्या होता है, जो हमने किसी परिस्थिति में ज्ञान को अर्जित किया है उसी समान जो परिस्थिति होगी हम उसमें लागू करेंगे, ठीक है। उसी समान जो परिस्थिति होगी उसमें हम लागू करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्कूटी को चलाना सीख लिया, स्कूटी चलाने के बाद सेम सिचुएशन होती है बाइक चलाने की, वही हैंडल होता है, वैसे ही उसका जो उसका बैलेंस बनाना होता है, स्कूटी का जैसे बैलेंस बनाते हैं वैसे ही बाइक का हम बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो जो एक कैरी वाले जो सम होते हैं फर्स्ट क्लास में सिखाते हैं, उसके बाद हम 2 कैरी वाले सम सिखाते हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन होगी। जैसे गणित के सूत्र सीखने के बाद हम उनका भौतिकी के अंदर यानी कि फिजिक्स के अंदर हम उसका यूज करते हैं, यानी कि
सेम परिस्थिति होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे वर्टिकल ट्रांसफर यानी कि ऊर्ध्व स्थानांतरण, ठीक है, ऊर्ध्व स्थानांतरण। इसके अंदर क्या होगा, जो नीचे सीखा हुआ ज्ञान, ठीक है, जैसे कि निचले स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान का यूज हम ऊंचे लेवल पर करते हैं, ठीक है, नीचे स्तर पर सीखे हुए ज्ञान को हम उच्च स्तर पर ज्ञान सीखने में करते हैं, ठीक है। जैसे निचले स्तर पर हमने ज्ञान को सीखा है, उसका यूज हम अपर लेवल के लिए करते हैं, ठीक है, उच्च स्तर के लिए करते हैं। जैसे हमने एबीसीडी को सीख लिया, एबीसीडी को सीख लिया, उसका यूज हम करते हैं जैसे कि उसमें वोकैब सीखने के लिए, ठीक है, वोकैब को याद करने के लिए, ठीक है। और जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं क्लासेस में, उनको हम सिखाते हैं कि मैथ के सम सिखाते हैं, ठीक है, मैथ के सम यानी कि गिनती लगा लो, जो छोटी कक्षा में सीखते हैं गिनती, पहाड़े, उनका यूज हम एस्टेट के मैथ के सम सोल्व करने के लिए करते हैं, यानी कि ऊंचे स्तर के लिए एस्टेट के मैथ को सोल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसमें, जो गिनती होगी उसको सिखा लिया, ठीक है। जैसे कि आप सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है, निचले स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान का प्रयोग हम उच्च स्तर पर सीखे हुए ज्ञान के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एबीसीडी को सीखा था पहले, उसका यूज हम करते हैं वो कैब सीखने के लिए, ठीक है। जैसे हमने गिनती, पहाड़े सीखे थे छोटी कक्षाओं में, उसका प्रयोग अब हम करते हैं एस्टेट का मैथ के सम सोल्व करने के लिए, ठीक है। आगे हम करेंगे सिक्वेंशियल ट्रांसफर यानी कि अनुक्रमिक अंतरण, अनुक्रमिक अंतरण यानी कि इसमें एक सीक्वेंस में ट्रांसफर होगा, जैसे कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। ये हमने सीक्वेंस में कोई भी ज्ञान है उसको अर्जित किया, उसके बाद हमारा एक कौशल डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो हमने इसको इसको जो सीक्वेंस में सीखा है उसके लिए हमारे अंदर एक कौशल डेवलप हो जाता है, उसके अंदर ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये लिसनिंग भी आ गया, स्पीकिंग भी आ गया, रीडिंग भी आ गया, लिख के बताना हो किसी को, और राइटिंग भी आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सीक्वेंशियल ट्रांसफर। उसके बाद हम करेंगे द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण का मतलब होता है कि जैसे द्विपार्श्विक द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है, द्विपार्श्विक अंतरण का मतलब होता है जैसे कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए हुए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो, ठीक है। जब एक मानव शरीर में एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण, इस भाग को दे दिया हमने प्रशिक्षण यानी कि राइटिंग का जो ट्रेनिंग है इसको दे दिया, उसका उसका जो ट्रांसफर है इसमें लेफ्ट हैंड में हो जाए, ठीक है, उसका हम प्रयोग कहाँ पर करें, लेफ्ट हैंड से करें, तो ये क्या होएगा, द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं एक बार, मानव शरीर के एक भाग में सीखे हुए प्रशिक्षण का दूसरे भाग में ट्रांसफर होना, दूसरे भाग में अंतरण होना कहलाता है द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है। मानव शरीर के एक भाग से ट्रांसफर होता है उस स्किल का दूसरे भाग में, तो इसको क्या कहेंगे हम, द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं कर्व ऑफ लर्निंग। आगे हम करेंगे कर्व ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम वक्र, ठीक है, अधिगम के जो वक्र होते हैं, इसका मतलब होता है जो सीखने की गति को, यानी कि सीखने की गति को हम एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हम कितना सीख रहे हैं, ठीक है, धीमी गति से सीख रहे हैं, फास्ट सीख रहे हैं, ठीक है। सीखने की गति को क्या होता है, अधिगम कर्व, सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर के ऊपर एक ग्राफ
पेपर पर प्रदर्शित करना। ठीक है, ये क्या होता है, अधिगम वक्र। ठीक है, जैसे कि हम सीख रहे हैं, ठीक है, सीखते टाइम हमारी स्पीड कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। ठीक है, उसको एक ग्राफ पेपर के रूप में हम वक्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसको हम शो करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, तो उसको कहेंगे अधिगम वक्र। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं अधिगम वक्र। इसमें अवतल अवतल बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव वक्र, या फिर इसको नतोदर वक्र बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा उत्तल वक्र, नेगेटिव वक्र भी बोल देते हैं, और इसको उन्नतोदर वक्र। थर्ड वन इज स्ट्रेट वक्र, सरल रेखीय वक्र, या फिर स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व। और फोर्थ हमारा होता है असाकार्य वक्र, या फिर मिश्रित वक्र बोल देंगे इसको हम, या फिर मिक्स्ड कर्व, या फिर एस टाइप कर्व। ठीक है, तो देखिए जो अधिगम वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र क्या होता है, जो सीखने की गति को हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो होता है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवतल, उत्तल और सरल रेखीय मिश्रित। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव वक्र, यानी कि पॉजिटिव कर्व। सेकंड वन इज हमारा रहेगा नेगेटिव वक्र, यानी कि नेगेटिव कर्व। थर्ड रहेगा हमारा स्ट्रेट कर्व, एंड फोर्थ वन इज मिक्स्ड कर्व। ठीक है, तो देखिए जो पॉजिटिव कर्व होता है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले इसकी स्पीड कम होती है, ठीक है, फिर बाद में तेज होती है, तो इसमें ये ऐसे बनेगा। धीमी पहले जो होती है इसमें सीखने की गति वो धीमी होती है, और बाद में सीखने की गति तेज होती है। ठीक है, जैसे पेपर के ऊपर आप लगा लो, पेपर के अंदर जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट आ गई, ठीक है, स्टेट ही लगा लो, आप धीमी गति से तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से एग्जाम डेट अनाउंस होगी। ठीक है, एग्जाम डेट अनाउंस होते ही हमारी सीखने की गति क्या हो जाती है, तेज। पहले हमारी स्पीड थी धीमी, उसके बाद हुई हमारी तेज। ठीक है, नेगेटिव कर्व कैसे बनेगा हमारा, उसमें पहले हमारी गति होगी सीखने की तेज, फिर बाद में होगी धीमी। ठीक है, पहले होगी तेज, बाद में हमारी सीखने की गति होगी धीमी। जैसे कि 10th कक्षा के हमने एग्जाम दिए, ठीक है, 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए, सीखने की गति क्या थी, तेज। 10th के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो हम तेज गति से पढ़ाई कर रहे हैं। पेपर होने के बाद ही हमारी सीखने की गति क्या होगी, धीमी। ठीक है, सीखने की गति क्या होगी हमारी उसके बाद, धीमी। स्ट्रेट लाइन करो हमारा बनेगा ऐसे कि इसमें पहले और बाद में सीखने की स्थिति क्या रहती है, सीखने की स्पीड जो रहती है उसमें समान रहती है इसमें। ठीक है, जो हमारी परफॉर्मेंस रहती है वो इसमें समान रहती है। ठीक है, जो कि काल्पनिक है, किसी की भी जो मानव जीवन में किसी की भी सीखने की गति एक समान नहीं रहती। ठीक है, अप डाउन होता रहता है। तो जो सरल रेखीय जो वक्र होता है उसमें सीखने की गति क्या होती है, समान होती है। जैसे कि किसी का 10th क्लास में 60% आ गए,
उसके बाद 12th क्लास में उसके मार्क्स आए 60%, और ग्रेजुएशन यानी कि उसने बीए की तो भी उसके 60% मार्क्स आए, और उसके बाद उसने एमए की तो भी उसके 60% मार्क्स आए। ठीक है, जैसे उसकी सीखने की यानी कि उसकी समान जो परफॉर्मेंस होती है इसके अंदर वही आती है। ठीक है, सीखने की गति क्या होती है, इसमें समान होती है। और जो मिश्रित यानी कि मिक्स्ड कर होता है, इसमें देखिए आप, इसमें सीखने की गति कभी धीमी, उसके बाद तेज, धीमी, तेज, धीमी, तेज। ठीक है, इसमें पहले होगी इसमें धीमी सीखने की गति, बाद में होगी तेज, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद फिर से पहले, उसके बाद से फिर धीमी, फिर बाद में फिर तेज। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही आप लगा लो। ठीक है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हुई, हमारी स्पीड क्या रही, धीमी। एग्जाम डेट आई, उसके बाद हमारी स्पीड क्या रही, तेज। एग्जाम डेट आने के बाद फिर दोबारा से हमारी स्पीड हुई धीमी, दोबारा से कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी, फिर हमारी स्पीड रहेगी धीमी, उसके बाद दोबारा से और कोई एग्जाम डेट आएगी तो रहेगी हमारी स्पीड तेज। ठीक है, इसमें पहले धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज। ठीक है, सीखने की गति को प्रदर्शित करने वाला जो ग्राफ होता है उसी को हम कहते हैं लर्निंग कर्व। ये ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, लर्निंग कर्व होते हैं। पॉजिटिव कर्व उसको हम अवतल कर्व कहते हैं। नतोदर से आप याद रखिए, पहले इसकी स्पीड होती है नम से हम धीमी। ठीक है, नम से आप याद रख सकते हैं कि पहले इसकी गति होगी धीमी, बाद में तेज। नेगेटिव में क्या है, उन्नतोधर। ठीक है, पहले ही उन्नति हो जाएगी, इसका मतलब आप याद रखें, उन्नतोधर यानी कि पहले ही उन्नति हो जाएगी। आप कीवर्ड निकाल लें, पहले उन्नति हो जाएगी, इसका मतलब पहले तेज, बाद में धीमी। सरल रेखीय में इसमें सेम रहेगी। ठीक है, सीखने की जो स्पीड रहेगी इसमें समान रहेगी। मिक्स्ड में एस टाइप बनेगा, एस टाइप में पहले धीमी, बाद में तेज, फिर धीमी और फिर तेज। ठीक है, और इसके बाद हम एक और कंसेप्ट देखते हैं, अधिगम पठार क्या होते हैं। जो सीखने की गति होती है उसके अंदर एक टाइम पर लर्निंग जो पठार बनते हैं, जैसे कि स्पीड ना तो धीमी जाएगी और ना ही तेज जाएगी, तो उसको कहेंगे अधिगम। देख लें एक बार आप, अधिगम पठार। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लर्निंग प्लेट्यू। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे लर्निंग प्लेट्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके अंदर जो सीखने की स्पीड होती है वो एक बार के लिए रुक जाती है। ठीक है, जैसे देखिए आप, ये कोई भी ग्राफ है। ठीक है, सीख रहे थे, सीखने के बाद ना तो ये ग्राफ नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। ठीक है, ये एकदम से एक सिचुएशन यानी कि एक टाइम या फिर एक पॉइंट के ऊपर ये ठहराव आ जाएगा। ठहराव को ही क्या बोला गया है, लर्निंग पठार। जैसे फिर हम सीख रहे हैं, सीखने के बाद फिर क्या बन गया, पठार बन गया। ठीक है, ये हमारी सीखने की स्पीड के अंदर होता है। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां पर हम ना तो चीजों को भूल रहे हैं और ना ही चीजों को याद कर पा रहे हैं, तो वो क्या बन गए, लर्निंग पठार बन गए। ठीक है, उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अधिगम की दर में लंबे समय तक जो स्थिरता की स्थिति होती है, अधिगम के अंदर, इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि अधिगम के अंदर लंबे समय तक जो पठार की स्थिति बनती है, लंबे समय तक ठहराव की स्थिति। ठीक है, उसी को हम कहेंगे लर्निंग पठार। ठीक है, लर्निंग पठार क्या होता है, जब सीखने की गति ना तो धीमी और ना ही तेज हो और एक टाइम पर, एक पॉइंट पर वो रुक जाए, उसमें ठहराव आ जाए। ठीक है, उसमें ठहराव आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, लर्निंग प्लेटिक्यू यानी कि लर्निंग पठार। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या किया है, हमने किया है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग प्लेटिक्यू एंड जो लर्निंग के जो कर्व हैं वो किए हैं हमने। तो हम पिछले पीवाईक्यू पेपर्स के देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। जो पीवाईक्यू हैं वो जो पेपर में आए हुए हैं,
एस्टेट पीआरटी 2023 वाला देखिए आप। इन विच लर्निंग डिसेबिलिटीज द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम आर सजेस्टेड, यानी कि किस अधिगम निर्योग्यता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन, इसके अंदर ए पॉइंट स्टेटमेंट दी हुई है, एफर्ट्स फॉर लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन, भाषाई समझ के लिए प्रयास, और ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि इसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिसके अंदर हम ये सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सुधार किए हैं। तो जिसके अंदर भाषाई समझ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि भाषा बच्चे को समझ नहीं आ रही तो बच्चे को समझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और वर्तनी सुधार, वर्तनी सुधार के लिए बच्चे को जो है समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है, तो हम बच्चे को लिख कर या फिर उसको समझ ही नहीं आ रही, यानी कि समझ ही नहीं आ रही, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो फिर कौन सी आएगी लर्निंग डिसेबिलिटीज? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी कौन सी समस्या थी? डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसकैलकुलिया इज टाइप ऑफ। डिसकैलकुलिया एक प्रकार है, किसका प्रकार है? ऑप्शन 1 लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 2 मेंटल इलनेस, ऑप्शन नंबर 3 मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन नंबर 4 लर्निंग डिसेबिलिटी। तो क्या आएगा इसका, आप बताएं। डिसकैलकुलिया जो है वो क्या है? अधिगम अक्षमता है। ओके, 29 का क्वेश्चन देखिए आप। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट कोन्ड बाय वॉम। अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बताएं किसने किया था। ऑप्शन 1 कैनर, ऑप्शन 2 डाउन, ऑप्शन 3 सैमुअल क्रिक, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। तो क्या आएगा, आप बताएं क्या आएगा। सैमुअल क्रिक ने किया था अधिगम अक्षमता। अधिगम जो अक्षमता शब्द का प्रयोग हमने बताया था पिछली कक्षा में, आप देख सकते हैं। ठीक है, उस कक्षा में मैंने पूरा डिटेल में करवाया है, जो लर्निंग की डिसेबिलिटीज होती हैं उसको मैंने पूरी डिटेल में समझाया है। आप उस कक्षा को जाकर देखें तो आपके ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लर्निंग जो डिसेबिलिटी शब्द है वो किसने दिया था? सैमुअल क्रिक ने दिया था, और कब दिया था? 1963 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 15th का। A teacher taught to the students that plural of girl is girls. With this learning, the students make plural of woman is women's. This is an example of which type of transfer of learning. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, एस्टेट पीआरटी 2021। तो एक शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन होता है गर्ल्स। ओके, इस अधिगम के साथ बच्चे ने क्या किया? वुमेन का प्लूरल कर दिया वुमेन्स। तो यह क्या हो गया? पहले सीखा हुआ ज्ञान का एडिटिव उसमें बाद वाले में प्रयोग कर दिया और वो हो गया गलत। तो क्या हुआ? ये नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। पहले वाला जो ज्ञान था बाद वाले जो ज्ञान में बाधा बन रही है। पहले जो सीखा था सेम वही रूल इसमें बाद वाले में अप्लाई कर दिया, जिसके कारण जो बाद वाला हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव ट्रांसफर। तो वुमेन का बहुवचन क्या आएगा? WOMEN, वुमेन। वुमेन जो होता है, वुमेन का प्लूरल होता है वुमेन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, एस्टेट पीआरटी 2021 का क्वेश्चन है ये। डिस्ग्राफिया इज ए। डिस्ग्राफिया जो है वो क्या है? बताएं कौन सी एबिलिटी है वो? डिसेबिलिटी है वो? लर्निंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, थर्ड मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, या फिर एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटी। तो क्या आएगा? पठन अक्षमता है वो, लेखन अक्षमता है, गणितीय अक्षमता है, या अभिव्यंजक क्षमता है। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को हम बनाते हैं, क्या करते हैं? ग्राफ को हम पेन पेपर से लिख के बनाते हैं। ये ग्राफ है, मैंने क्या किया? पेन पे जैसे मार्कर लिया था, उस मार्कर से बनाया है। ठीक है, तो ग्राफ को हम लिखकर बनाते हैं। तो किससे संबंधित है ये? राइटिंग, राइटिंग डिसेबिलिटी यानी कि लेखन अक्षमता से। आपको याद रह जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ ए प्रीवियसली लर्न टास्क impedes a new task which is being learned, this transfer of learning will be। यदि पहले सीखा हुआ कार्य
नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। बाधा उत्पन्न करेगा तो कौन सा स्थानांतरण होगा? पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर या फिर प्राइमरी ट्रांसफर। तो कौन सा ट्रांसफर होगा? बाधा उत्पन्न कर रहा है। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है? जो पहले सीखे हुए कार्य में, जो बाद के सीखे हुए कार्य में सहायक हो। सहायक होगा तो सकारात्मक, से सकारात्मक, से सहायक। सेकंड, नेगेटिव ट्रांसफर में क्या होगा? जो पहले का सीखा हुआ ज्ञान है वो बाद में सीखे हुए ज्ञान में बाधा पहुंचाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। जीरो ट्रांसफर, जिसके अंदर पहले सीखा हुआ ज्ञान बाद के सीखे हुए ज्ञान में ना तो बाधा पहुंचाएगा और ना ही सहायक होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? जीरो ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एस्टेट पीआरटी 2019 का क्वेश्चन है ये। डिस्ग्राफिया इज ए टाइप ऑफ, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। किसका प्रकार है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, या फिर विजुअल इम्पायरमेंट का, मेंटल रिटार्डेशन का, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो किसका है ये? लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ये डिस्ग्राफिया। ठीक है, जो हमने की थी डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, ये सभी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। 20 का क्वेश्चन देखिए। ऑटिज्म वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? किसने की थी? कैनर ने। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। सैमुअल क्रिक ने लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का पहली बार यूज किया था, और जो ऑटिज्म शब्द का सबसे पहली बार यूज किसने किया है? कैनर। किसने किया है? कैनर ने। नेक्स्ट वन इज डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद एस्टेट पीआरटी का 2019 का क्वेश्चन है ये। डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, लेख को हम पढ़ते हैं, याद रखना, लेख को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो ये पठन विकार से रिलेटेड है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, रीडिंग डिसऑर्डर बिल्कुल है, बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं है, गणितीय डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि गणित वालों को हम बोलेंगे डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन जिसमें होगी वो क्या है? डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ये हमने पीवाईक्यू किए हैं सभी, जिसके आंसर हम आपने ये क्लास करने के बाद सोल्व कर दिए होंगे। ठीक है, मैं जो ये सेशन लेके आती हूँ ना, उसमें हम टू द पॉइंट करेंगे। जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं क्वेश्चन, उन टॉपिक को उठाया है, और जो सिलेबस है उसको साथ साथ करते हुए चलते हैं। ठीक है, आज हमारा 40% सिलेबस सीडीपी का कवर हो चुका है। ठीक है, 60% भी हम जल्द ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही।